हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए देखते हैं। तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग। बेसिकली अपन बात कर रहे थे व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है ना। अपन बात कर रहे थे कि लिविंग बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बेस पे अपन डिफरेंशिएट कर सकें कि हाँ व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना। क्लियर है सबको? ये होती है अपनी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अपन सर्च कर रहे थे कि कौन सी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने पास। बेसिकली देयर आर मेनी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ, क्लियर है, रिप्रोडक्शन, ये दो अपन देख चुके हैं। तो ये दोनों जो है डेफिनेटिव प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठती है, ठीक है। डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की क्राइटेरिया पे फिट वो बैठ सकती है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, क्लियर है ना। ग्रोथ की अगर अपन बात करें तो ग्रोथ के एक्सेप्शन अपन देखें, ग्रोथ इज फाउंड इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपन देखें, ठीक है ना, क्लियर है। रिप्रोडक्शन की अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी अपना डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं बन पाई थी, क्यों? क्योंकि देखो ऐसा जरूरी, मतलब ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन जो है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होता है। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, बट इट इज नॉट ए डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोडक्शन। देयर आर सम इंडिविजुअल्स, सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट डू रिप्रोडक्शन, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगी जरूरी नहीं है। जैसे फिर मैंने आपको एग्जांपल बताए थे वर्कर हनी बी का। वर्कर हनी बी तो रिप्रोडक्शन करती नहीं है। म्यूल की बात करें तो म्यूल तो रिप्रोडक्शन करता नहीं, वो तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि मतलब रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते वो, ठीक है। तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं है? डेफिनेटली वो लिविंग बींग्स है, क्लियर है ना। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, क्लियर है यहाँ तक। बट इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आज अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट अपना, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देखते हैं क्या ये अपना डेफिनेटिव प्रॉपर्टी बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है, ठीक है, क्लियर है। देखो समझते पहले व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने, मतलब ऐसे अगर आप देखो, अगर अपन ऐसे बात करें तो इस यूनिवर्स में हर चीज जो है, हर एक चीज किसकी बनी हुई है, हर एक मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स के बना हुआ है ऐसे तो, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग हो यार हम कोई भी हो, देखो बने तो सब अपन सब एटम के हुए हैं ना। लेकिन अगर अपनी बात करें बेसिकली हम लोग है ना, जो जितने भी जो लिविंग बींग्स है, ये लिविंग बींग्स किसके बने हुए हैं, ठीक है, केमिकल्स के बने हुए हैं। हम सब किसके बने हुए हैं? केमिकल्स के बने हुए हैं, क्लियर है। सिंपल सी बात है, एक सिंपल से अगर अपन बात करें तो देखो बेसिकली अपन सब सेल के बने हुए हैं। सेल में अगर आप जाओ तो उसकी मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है कि नहीं, केमिकल हुआ कि नहीं हुआ, मॉलिक्यूल ये तो केमिकल हुआ। फिर बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड है ये, तो क्या हुआ ये? केमिकल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से राइबोसोम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, क्लियर है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। प्रोटीन्स की अगर आप बात करो तो वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। अमाइनो एसिड भी क्या है? वो भी एक केमिकल है, ठीक है ना, उसका एक फॉर्मूला है। शुगर जो हम इंटेक करते हैं, ग्लूकोज जो हम इंटेक करते हैं, क्लियर है। शुगर का तो हमारा बैकबोन होता है डीएनए का, वो भी क्या है? केमिकल है। तो बेसिकली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सब किसके बने हुए हैं? केमिकल्स के बने हुए, ठीक है ना। सिंपल सिंपल वे में स्टार्ट करते हो अपन, इसको आगे चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, सी फर्स्ट पॉइंट, all living organisms are made up of chemicals। सिंपल पॉइंट है, अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं इस चीज को पूरा। सेकंड पॉइंट, अब देखो ये बात तो क्लियर हो कि हम सब केमिकल्स के बने हुए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं हमको, ठीक है। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये केमिकल्स अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग साइज में क्लासिफाइड रहते हैं, ठीक है। ये स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज में, जैसे अगर अपन बात करें बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये, ठीक है ना, इन मोलिक्यूल्स को अपन क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स, क्लियर है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी, क्लास और फंक्शन पे अलग अलग वो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, these biomolecules may be
स्मॉल और लार्ज, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास, साइज एंड फंक्शंस एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। ये जो हमारे हम सब केमिकल्स के बने हुए हैं, ये सारे केमिकल जो है अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग क्लास, अलग अलग साइज, अलग अलग फंक्शन में जो है उनसे जो है ये बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही केमिकल है, हम जानते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स फिर जो है आपस दूसरे को एक केमिकल फॉर्म करते हैं, इस तरीके से। तो देयर आर एन नंबर ऑफ केमिकल्स। ठीक है ना। ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है। अब देखो बात ये है कि ये जो केमिकल्स है, ये जो मतलब मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो ये क्या एज इट इज पड़े रहते हैं या फिर ये करते क्या, मतलब ये इनका हो क्या रहा है? ठीक है ना। बात ये आती है कि इनका हो क्या रहा है। क्लियर है? तो देखो हर टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही होती है। जैसे अगर अपन बात करें हमारे अंदर, जैसे डाइजेशन चल रहा होगा, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन चल रहा होता है। ठीक है। प्लांट में अगर अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस चल रही होती है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिसमें ना देखो, जिसमें ये जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली करते क्या है, ये सारे केमिकल्स हर टाइम पे कंटिन्यूसली या तो किसी दूसरे केमिकल में फॉर्म हो रहे होंगे, मतलब किसी दूसरे केमिकल में ये ब्रेकडाउन होकर बन रहे होंगे, या फिर कोई केमिकल जो है वो दूसरे केमिकल का सिंथेसिस करा होगा। ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, हर टाइम पे ये जो केमिकल्स है ये किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं और खुद भी सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये चलता रहता है, ब्रेकडाउन और सिंथेसिस ये चलता रहता है। एक मॉलिक्यूल मतलब कोई केमिकल ब्रेकडाउन होकर कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स बना रहा है, या फिर कुछ मॉलिक्यूल जो है सिंथेसाइज करें किसी दूसरे मॉलिक्यूल का। ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन और सिंथेसिस जो है ये चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है ना। क्लियर है? देखो थर्ड पॉइंट, ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली synthesized and broken down into some other biomolecules। ठीक है ना। through various chemical reactions, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। सिंपल से पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। देखो क्या क्या बात करी अपन यहाँ पे, हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे केमिकल्स से बने होते हैं। ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल्स अलग अलग साइज, क्लास और फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड होते हैं। ठीक है। और थर्ड बात देखो, ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स हर टाइम पे कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज करते हैं किसी और मॉलिक्यूल का, या फिर ये ब्रोकन डाउन होते हैं और कुछ और नया मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? देखो फोर्थ पॉइंट, अब देखो तो ये जो हमने बात करी कि हाँ ये इस तरीके की जो है ब्रोकन डाउन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये प्रोसेस हर टाइम चलता रहता है इन वेरियस प्रोसेसेस, लाइक जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें, ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करें। क्लियर है? तो ये सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। ये इस तरीके की मतलब थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हर टाइम चल रही होती है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जैसे देखो केमिकल से हम सब केमिकल्स के बने हुए हैं। क्लियर है ना। अब ऐसा नहीं है कि बस वो केमिकल्स रेस्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस जो है चलता रहता है, हर टाइम पे चल रहा होता है। मतलब अभी भी चल रहा है, जब आप सो रहे हैं तभी भी चल रहा है ना। हर टाइम पे कुछ ना कुछ जो है मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में फॉर्म हो रहे हैं, कोई ब्रोक डाउन हो रहा है, मतलब ब्रोकन डाउन हो रहा है और सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है ना। ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, thousands of such chemical reactions occur inside
द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स during various processes like photosynthesis, respiration, digestion, एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, क्लियर है। ये जो केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन ऐसी मतलब बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि कंटिन्यूसली चल रही होती है ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, शायद मारा सबको। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब रिएक्शन ड्यूरिंग द वेरियस प्रोसेसेस ये रन कर रही होती है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। हम जो हमारा जो टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, हम ये जो केमिकल की बात करें, पहले हमने केमिकल की बात करी। ठीक है, पहले अपन ने केमिकल की बात करी। ठीक है, अपन ने पहले केमिकल की बात करी, फिर अपन ये बोला कि ये जो केमिकल रिएक्शन मतलब ये जो केमिकल्स है ना, ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये कंटिन्यूसली जो है एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी कि या तो किसी दूसरे का सिंथेसाइज कर रहे हैं दूसरे के अंदर, या फिर ये ब्रोकन डाउन होकर कोई दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं, कितनी सारी रिएक्शन चल रही है। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसिकली ये इस तरीके की ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है ना, ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, क्लियर है, इन सारी रिएक्शन का जो सम टोटल है, ठीक है, टोटल जितनी भी रिएक्शन हो रही है इस तरीके की, जिसमें कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन की जितनी भी रिएक्शन होती है, इन सब का सम टोटल ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है, इट इज ए सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग गोइंग ऑन इन द बॉडी। ठीक है ना, क्लियर है। हमारी बॉडी में हर टाइम पे इस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, इन सब को मिला के जो वर्ड बोला जाता है वो मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। देखो फिफ्थ पॉइंट देखो, द सम टोटल ऑफ ऑल सच chemical reactions is called metabolism। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझ में आया सबको। ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है इन सब का सम टोटल, मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर सब कहा जाता है। ठीक है, समझाना सबको। हम बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म, इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर सब आ जाता है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन आ जाती है। क्लियर है, ठीक है ना। तो जिससे प्लांट में भी मेटाबॉलिज्म होता है, प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस चल रही है ना, रेस्पिरेशन की रिएक्शन चल रही है, तो सारा का सारा किस में आने वाला है, सब मेटाबॉलिज्म में आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो, तो अपन ने ये बात तो कर ली, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जितनी भी रिएक्शन होती है सब मेटाबॉलिज्म में आती है। अब ये जो रिएक्शन है ना मेटाबॉलिज्म के अंदर, ये जितनी भी रिएक्शन है, ये सारी की सारी रिएक्शन को अपन मतलब बेसिकली दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी टोटल ये रिएक्शन होती है इन सबको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इस टोटल इनको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें जितनी भी रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को अपन दो टाइप्स में, दो अलग अलग टाइप्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी भी होती है वो सब या दो में से किसी एक टाइप की होती है, मतलब टोटल दो टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखो, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो दो टाइप होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हो गया एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। तो बेसिकली देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इक्वल्स टू होता है मेटाबॉलिज्म
इजिकल्स टू होता है एनाबोलिज्म प्लस केटाबोलिज्म। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, हमने बोला ना यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसिकली जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, किस में आती है, मेटाबॉलिज्म में आती है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। अब चलिए अपन देखते हैं व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इनमें अपन डिफरेंस भी देखेंगे। एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म इसको अपन ताकि कंपैरेटिवली अपन स्टडी कर लेंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, व्हाट इज एनाबॉलिज्म एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं एनाबॉलिज्म। देखो एनाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल होता है, सिंथेसिस ऑफ मतलब बायोमोलिक्यूल होता है, क्लियर है। यहाँ पे किसी ना किसी बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, कोई भी ब्रेकडाउन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे एकमात्र जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, क्लियर सबको। यानी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जैसे सिंथेसाइज हो रहा है ना, कोई सिंथेसाइज कोई नया मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो कौन सी कैटेगरी आएगी आपकी, एनाबॉलिज्म आएगी। ठीक है, इसमें लिख लो ऑल द metabolic reactions which leads to synthesis of another, और यहाँ लिख दो synthesis of some biomolecule are included, are anabolic reactions, are anabolic reactions। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बेसिकली जितने भी इस तरीके की जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसमें कि किसी कंपाउंड का सिंथेसिस हो रहा है, किसी बायोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारी की सारी क्या रहती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस। एना का मतलब होता है सिंथेसिस करना, आप इसको चाहे तो याद रख लो, एनाबॉलिज्म, एना का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे क्या सिंथेसाइज करना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, देखो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड, क्लियर है। देखो यहाँ पे होता क्या है, सपोज ये क्या है, अमाइनो एसिड है ना, ये अमाइनो एसिड सपोज 1 है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड 2 है, ठीक है, इसको अपन अलग कलर से शो कर देते हैं। मान लो ये अमाइनो एसिड 2 है, ठीक है, और देखो क्लियर है, ये अपना मान लो अमाइनो एसिड 3rd हो गया, ठीक है, अमाइनो एसिड 3rd, क्लियर है, और ये अपना अमाइनो एसिड 2 हो गया सपोज, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे सपोज 3 अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब क्या होता है, इनसे जो है सिंथेसिस होता है किसका, प्रोटीन का। देखो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर ये जो है नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस तरीके से, क्लियर है, और फिर ये क्या फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, देखो, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोटीन चेंज है, प्रोटीन, क्लियर है, ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स है और ये प्रोटीन है, क्लियर है ना। यहाँ पे इंडिविजुअल थे, फिर इनके बीच में जो है बॉन्ड फॉर्म हुआ और वो क्या बन गए, एक प्रोटीन चेंज बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई चीज टूट रही है यहाँ पे, क्या ऐसा हो रहा है कि ये प्रोटीन जो है टूट के अमाइनो एसिड बना रहा है, नहीं हो रहा है ना ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड ने मिलकर सिंथेसाइज करा प्रोटीन का, मतलब जो अमाइनो एसिड थे इनसे क्या बना, प्रोटीन फॉर्म हुआ, क्लियर है। तो डेफिनेटली ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, दिस विल बी द एनाबॉलिक रिएक्शन, है ना, सिंपल है।
अभी अपन को ज्यादा मेटाबॉलिज्म, अपना चैप्टर मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसलिए अपन ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अपन बस इतना डिस्कस करेंगे ताकि अपन इसको आगे यूज कर सके, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यहां तक क्लियर है, समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए देखते हैं व्हाट इज कैटाबोलिज्म, व्हाट इज कैटाबोलिज्म, ठीक है। देखो इसमें लिखो ऑल द मेटाबॉलिक reactions which leads to breakdown of biomolecules, breakdown of biomolecules, ठीक है ना। all metabolic reaction which leads to breakdown of biomolecules are catabolic reactions, ठीक है। बहुत सा सिंपल से एकदम बेसिक सा डिफरेंस हमको नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। आप याद रख सकते हो, एनाबोलिज्म यानी कि सिंथेसिस और कैटाबोलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन, कट करना, केटा कट करना, एना सिंथेसिस करना, केटा कट करना, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हो, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल breakdown of glucose to release CO2 and ATP, ठीक है, एनर्जी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या बात करें, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे सिंथेसिस होता है और यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज अपन जानते हैं क्या होता है ना, C6H12O6, क्लियर है, ये क्या होगी, हमारी ग्लूकोज हो गई। अभी ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तब क्या फॉर्म होता है, एक तो CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ठीक है। CO और H2O तो उसकी जो जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिससे ये बना था, क्लियर है, CO2 H2O एंड ATP, क्लियर है। CO2 और H2O से तो बना था, उसके साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये ग्लूकोज था, ये जो कंपाउंड था, ये ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अमीनो एसिड ने मिलकर एक प्रोटीन का सिंथेसिस किया, और यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है टूट के CO2 और H2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया सबको। तो एनाबोलिज्म यानी कि सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और कैटाबोलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्लियर है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा है, इट इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनाबोलिक रिएक्शंस, एंड हियर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2, H2O and energy. It is the example of catabolic reaction. Now all such anabolic and catabolic reactions are combinedly put together in a metabolism, ठीक है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ तक। तो ये अपना मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल अपन इसको, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे से अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको। इसके बाद अपन थोड़ी देर में बाद में जो है बात करेंगे, क्लियर है, ओके, चलो, गुड बाय।